नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज और मैं सिद्धार्थ हाजिर हूं लेकर बहुचर्चित श्रद्धा वालकर मर्डर केस से जुड़े अब तक के बड़े अपडेट्स लेकर। दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस में कुछ और बेहद सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा खुलासा श्रद्धा के सिर को लेकर है, जिस पर सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ था। इससे पहले जो अपडेट आया था उसके मुताबिक अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर के साथ बेइंतहा दरिंदगी को अंजाम देने वाले आफ्ताब पूनावाला ने फ्रिज में रखे श्रद्धा के सिर को आखिर तक नहीं फेंका था। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो अक्सर फ्रिज में रखे श्रद्धा के कटे सिर को देखकर अपने प्यार की यादें ताजा किया करता था। दरिंदगी की इंतहा तो देखिए, आफ्ताब श्रद्धा के कटे सिर का मेकअप किया करता था, रोज उसे देखते हुए बातें करता था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि बात करते हुए अचानक गुस्सा आने पर वो उसके गालों पर थप्पड़ मारने लगता था। अब इसी कड़ी में एक और अपडेट सामने आया है और वो ये कि इस साइको ने श्रद्धा की पहचान छिपाने के लिए उसके सिर को जला दिया था। आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोंटने के बाद उसकी लाश के 35 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन वो सिर के साथ काटपीट नहीं कर पाया था। इसलिए उसने श्रद्धा के सिर को इस तरह जला दिया कि अगर उसके शरीर के बाकी हिस्से मिल भी जाएं, तो भी ये पता ना चल पाए कि ये टुकड़े किसकी लाश के हैं। इस दरिंदे ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि श्रद्धा को मारने के बाद उसने जो कुछ भी किया उन सब के बारे में उसने इंटरनेट से सीखा था। साथ ही उसने यह भी सीखा कि लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। दरिंदगी की इस खूनी दास्तान में आफ्ताब ने और क्या क्या खुलासे किए बताऊंगा आगे। श्रद्धा की हत्या 18 मई को हुई थी। इस वारदात के तकरीबन एक महीने बाद यानी जून में पूर्वी दिल्ली पुलिस को पांडव नगर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुरी इलाके में एक कटा हुआ सिर और हाथ मिला था। शरीर के ये अंग इतने ज्यादा डैमेज थे कि उस वक्त पुलिस के लिए यह पता लगा पाना मुश्किल था कि ये किसके हैं। श्रद्धा की हत्या का मामला सामने आने से ये एक बड़ी लीड हो सकती है, इसलिए पूर्वी दिल्ली में मिले सिर और हाथ को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। इसके अलावा महरौली के जंगलों में मिली हड्डियों को भी डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस इन दोनों जगहों पर मिले अंगों के टुकड़ों की डीएनए रिपोर्ट का मिलान करेगी, जिससे यह जाहिर हो जाएगा कि जून में त्रिलोकपुरी में मिला सिर श्रद्धा का है या किसी और का। और अगर यह कटा सिर श्रद्धा का हुआ तो आफ्ताब पर सजा का फंदा कसने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा की हत्या कर उसके शरीर के 35 टुकड़े करने के बाद उसने पहले शरीर के उन हिस्सों को ठिकाने लगा दिया था जिनसे तेजी से बदबू आ सकती थी। इतना ही नहीं, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए आफ्ताब ने ब्लीच का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने केमिकल्स की मदद से फर्श को साफ किया ताकि खून का एक भी धब्बा बाकी ना रहे। पुलिस की रिमांड में पूछताछ के दौरान आफ्ताब के चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन, कोई पछतावा नहीं नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, उसकी रंगबाजी तो इस लेवल की है, जब पुलिस अधिकारी उससे हिंदी में बात करते हैं या सवाल पूछते हैं तो वो जवाब इंग्लिश में देता है। लॉकअप में पूरी रात चैन की नींद लेता है। श्रद्धा की हत्या के बाद ऐसा नहीं था कि कोई उसके घर आता जाता नहीं था। इस खौफनाक वारदात के बाद आफ्ताब के दोस्त उसके घर आए थे, लेकिन उनके आने पर वो शरीर के टुकड़ों को कहीं और छिपा देता था। इस बीच दिल्ली पुलिस को श्रद्धा हत्याकांड की जांच में एक और नया सुराग भी मिला है। दिल्ली सरकार 20,000 लीटर पानी फ्री में मुहैया कराती है, जो कि दिल्ली में रहने वाले एक छोटे परिवार के लिए महीने भर बहुत आराम से चलता है। ऐसे में ज्यादातर लोगों का पानी का बिल 0 ही आता है, लेकिन जिस फ्लैट में आफ्ताब रहता था
उसका पानी का बिल 300 रुपए बकाया था, जबकि ऊपर की मंजिल पर रहने वाले 2 पड़ोसियों का बिल 0 ही आया था। आफताब पर संदेह बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी थी क्योंकि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने खून के धब्बों को साफ करने के लिए बहुत सारे पानी का भी इस्तेमाल किया, जिससे पानी का बिल ज्यादा आया जो पेंडिंग चल रहा था। आफताब के पड़ोसियों ने पुलिस को यह भी बताया कि वो इतना ज्यादा पानी इस्तेमाल करता था कि वो रेगुलरली पानी की टंकी चेक करने जाया करता था। इस बीच कुछ और बातों का भी खुलासा हुआ। मसलन फ्लैट किराए पर लेते वक्त जो रेंट एग्रीमेंट हुआ था उसमें आफताब ने श्रद्धा का नाम पहले और आखिरी में खुद का नाम लिखा था। फ्लैट के मालिक को पता था कि आफताब और श्रद्धा मैरिड कपल नहीं हैं। उन्हें यह फ्लैट एक ब्रोकर के थ्रू मिला था। बहरहाल जांच में पानी के बिल की भी अहम भूमिका होने की संभावना है और पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर सकती है। यह तो अब तक जग जाहिर हो चुका है कि 18 मई को श्रद्धा और आफताब के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच पहली बार झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच 3 साल से ऐसे झगड़े चल रहे थे। आफताब ने पुलिस को बताया कि उस दिन दोनों के बीच मुंबई से घर का सामान शिफ्ट करने को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच अक्सर इस बात पर लड़ाई होती थी कि घर का खर्चा कौन चलाएगा और मुंबई से सामान कौन लाएगा। उस दिन भी लड़ाई का मेन पॉइंट यही बातें थी। 18 मई को रात के करीब 8 बजे थे जब दोनों के बीच ये आपसी कलह शुरू हुई। इसके बाद आफताब काफी भड़क गया और अपने वहशी पने में उसने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसने रात भर श्रद्धा की लाश को कमरे में रखा और अगले दिन चाकू और रेफ्रिजरेटर खरीदने गया। श्रद्धा के पिता की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई। जांच की शुरुआत में आफताब ने दिल्ली और मुंबई पुलिस दोनों को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपने शातिरपने में आफताब शायद यह भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। आफताब ने फिजिकल एविडेंसेस मिटाकर श्रद्धा के मर्डर को छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ सबूतों को मिटाना भूल गया और वो थे डिजिटल एविडेंसेस। पुलिस ने मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए उन्हीं डिजिटल एविडेंसेस को ट्रेस किया। जब दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की तो आफताब ने पुलिस को बताया था कि श्रद्धा 22 मई को झगड़े के बाद घर से निकली थी, जबकि श्रद्धा की हत्या तो वो 18 मई को ही कर चुका था। उसने पुलिस को यह कहकर बरगलाने की कोशिश की कि श्रद्धा ने 22 मई को झगड़े के बाद घर से निकलते वक्त केवल अपना फोन अपने पास रखा था और अपना सामान फ्लैट में छोड़ गई थी। फिर उसने यहां तक दावा किया कि उसका मोबाइल नॉट रीचेबल था और उसके बाद से वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया था। लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब पुलिस ने श्रद्धा और आफताब के फोन कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और उनकी लोकेशन की जांच की। इस मामले में पुलिस को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब पुलिस को दोनों के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मिली। इसमें एक ट्रांजैक्शन 54,000 रुपए का था। यह रकम श्रद्धा के नेट बैंकिंग ऐप से आफताब के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी और इसी ट्रांजैक्शन ने आफताब के झूठ को बेनकाब कर दिया। और वो झूठ था 22 मई के बाद से श्रद्धा का नॉट रीचेबल होना और तब से उससे कोई कांटेक्ट ना हो पाना। 26 मई को हुए बैंक ट्रांसफर की लोकेशन महरौली थाना क्षेत्र निकली। इसके अलावा 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसकी दोस्त के साथ चैट हुई थी। पुलिस ने श्रद्धा के फोन की लोकेशन पता की तो वो भी दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र की ही निकली। अब पुलिस ने आफताब से जो सवाल किया उसका जवाब आफताब नहीं दे पाया। पुलिस ने उससे पूछा, अगर श्रद्धा अपना फोन साथ लेकर गई थी तो उसकी लोकेशन उसके फ्लैट से क्यों ट्रेस हो रही थी? बस फिर क्या था। इसी दौरान आफताब ने आखिरकार पुलिस के आगे सारा सच उगल दिया।
श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने मंगलवार को घटना के पीछे लव जिहाद का संदेह जताते हुए आफताब के लिए मौत की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा है क्योंकि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अपने प्यार के लिए जो श्रद्धा अपने मां बाप को छोड़ उसके साथ लिव इन में रहने को आ गई थी, उसके उसी प्यार ने ऐसी दरिंदगी से उसकी हत्या कर डाली कि लोग शायद सच में कहने लगे कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। बहरहाल कोर्ट में आफताब की पेशी के बाद क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आज की क्राइम स्टोरी में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।